हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम वीकली करंट अफेयर्स के हमारे इस सेशन में 28 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो संडे में इसलिए लेकर के आता हूँ ताकि हफ्ते भर में आपने जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, उन सभी क्वेश्चंस का हम एक साथ एक ही वीडियो में रिवीजन कर सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं और एमपी पुलिस की तैयारी अपनी बेहतर बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, पिछले दिनों ये वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 जो है, इसकी रिपोर्ट पब्लिश की गई। इस इंडेक्स में 2020 में 181 देशों की सूची में हमारा देश भारत जो है ये 89th पोजीशन पर रहा है। और वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स की बात करें तो इसे संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के सहयोग से डेवलप्ड किया गया है। दोस्तों, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स या विश्व जोखिम सूचकांक जो है, इसकी गणना यानी इसका जो कैलकुलेशन होता है वो इंटरनेशनल पीस लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति कानून और सशस्त्र संघर्ष द्वारा जारी किया जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है कि वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत रहा है 89th पोजीशन पर। और आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों, 48 नंबर का जो हमारा बी नंबर का ऑप्शन है, 48 पोजीशन पर हमारा देश सितंबर में ही ये जो इंडेक्स है जारी किए गए थे, तो 48 पोजीशन पर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 116 यानी 116वें स्थान पर रहा है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में और 105वें स्थान पर रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। तो इन सभी इंडेक्स को हमें याद रखना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में किस तारीख को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो होते हैं दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हैं, इनकी जयंती होती है। इस दिन को मनाने की घोषणा 25 सितंबर 2014 को की गई थी। आपको याद होगा 2014 में ही बीजेपी जो है केंद्र में इनकी सरकार बनी। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, ये भारतीय जनता पार्टी के पहले एक पार्टी बनी थी भारतीय जनसंघ, जो कि भारतीय जनसंघ जो है ये बाद में भारतीय जनता पार्टी में ही तब्दील हो गई। तो दीनदयाल उपाध्याय से भारतीय जनता पार्टी जो है इनका बहुत ही ज़्यादा वो रहा है, वो फाउंडिंग फादर थे। आप कह सकते हैं कि जो भारतीय जनसंघ था उसकी स्थापना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सबसे बड़ा हाथ था। तो ये थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनके बारे में और थोड़ी सी हम बात करते हैं दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। तो इन्होंने जो है एकात्म मानववाद के आधार पर हमारा जो देश है भारत जो है, इसकी संकल्पना की थी। अंत्योदय जो वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो है उसके पास तक सरकार की पहुंच जो हो वो सुनिश्चित हो सके, गरीब से गरीब का कल्याण हो सके, उसके बारे में जो है इसका मतलब होता है अंत्योदय शब्द का। 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। 11 फरवरी 1968 को एक ऐसी घटना हुई दोस्तों जिसने पूरे देश भर में जो है एक भूचाल सा ला दिया, आप कह सकते हो। क्योंकि जो आज का मुगल सराय स्टेशन है, इस मुगल सराय स्टेशन में रेलवे ट्रैक में जो है इनकी डेड बॉडी पड़ी मिली थी। इसके बाद में जो है बहुत सारी जांचें की गई, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई गई। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि जैसे कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनकी डेथ एक मिस्ट्री हो गई है। इसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हैं, इनकी डेथ कैसे हुई ये भी आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो हमारा जो प्रश्न है कि भारत में किस तारीख को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। दोस्तों, कुछ और भी बातें मैं आपसे करना चाहूँगा
कि अभी करंट अफेयर्स के टॉपिक में जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। वो टॉपिक है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो वॉर छिड़ गई है। हम ये भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे वर्ल्ड की बहुत सारे देश जो हैं ये इनके साथ में शामिल होते जा रहे हैं, जैसे कि टर्की भी शामिल हो चुका है। और हमारा देश भारत किस स्थान पर खड़ा हुआ है, रशिया जो है वो किसका सपोर्ट कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो सेपरेट वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यूएसएसआर के बारे में भी जानते होंगे। जो सोवियत यूनियन था, कभी ये इसके सदस्य हुआ करते थे। 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, इसके बाद में विश्व भर में बहुत सारे नए देश बने। तो इसी पर बेस्ड रहेगी हमारी ये वीडियो भी, और वो वीडियो जो है मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। और माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से इसके लिए कि कुछ अभी पिछले कुछ दिनों में एक दो क्लासेस जो है मेरी नहीं हो पाई है, तो उसके लिए जो है मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब आपकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर बेस्ड पर रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर जो है प्रकाश डालने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और 26 सितंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, इसे भी हमें याद रखना है। इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों पर पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में जो है मनाता है 26 सितंबर को। और लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में हमसे पूछा है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर्स डे। 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे। 24 सितंबर को मनाया गया है इस बार वर्ल्ड मैरीटाइम डे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सीएट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया। दोस्तों, पिछले दिनों आरपीजी एंटरप्राइजेज मतलब राम प्रसाद गोयंका जो हैं, इनकी एक टायर कंपनी है जिसका नाम है सीएट लिमिटेड। इन्होंने जो है भारतीय अभिनेता जो हैं आमिर खान, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब आप देख सकेंगे कि भारतीय अभिनेता जो हैं आमिर खान, ये सीएट के टायरों का प्रमोशन करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो हमारा जो प्रश्न है कि सीएट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो ये बनाया है आमिर खान को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी। दोस्तों, पिछले दिनों भारत की पहली तटरक्षक अकादमी जो है इसे मंगलूर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इस अकादमी की स्थापना के लिए कर्नाटक औद्योगिक विकास बोर्ड जो है, इनके द्वारा लगभग 158 एकड़ माने 158 एकड़ की जो भूमि है ये ले ली गई है। यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के जो अधिकारी हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड जो हैं इनके जो कर्मचारी हैं, इनको जो है यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हमारा जो प्रश्न है कि भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो ये की जाएगी मंगलुरु में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र 2020 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है। दोस्तों, 2020 में संयुक्त राष्ट्र जो है अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र चर्चा में, देखिए चर्चा में तो संयुक्त राष्ट्र हमेशा बना रहता है, लेकिन कई बार मैं ऐसे प्रश्न बना देता हूं कि आपसे ये प्रश्न पूछे और इनडायरेक्टली जो लेटेस्ट में मुद्दा चल रहा होता है मैं उसको रिलेट कर देता हूं। तो इस प्रकार के प्रश्न मैं हमेशा ही पूछता रहता हूं। हुआ ये है कि पिछले दिनों जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, उन्होंने इस सभा में भारत की उपलब्धियां संयुक्त राष्ट्र के समक्ष रखी हैं, जिसमें हमारे देश ने महामारी के इस दौर में 150 से भी जो अधिक देश हैं विश्व के, इनकी मदद की है, इनको जो है मेडिसिन्स प्रोवाइड की हैं। तो इन सब बातों की जो है चर्चा की है हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच नहीं पाए थे, ये वर्चुअली हुआ ये था कि बहुत सारी कंट्रीज़ के जो नेता होते हैं या राष्ट्रपति आप कह सकते हैं या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, वो वहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपना संदेश जो है वो वहाँ पर पहुँचा दिया था और इसके बाद में जो उनका वीडियो संदेश है वो वहाँ पर प्रसारित हुआ था। तो अपने वीडियो संदेश में उन्होंने जो जो बातें कही थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
प्रधानमंत्री ने कहा दोस्तों कि हमारा देश जो है विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है। आपको पता है दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो है इसका प्रोडक्शन करती है। पूरे वर्ल्ड में अगर वैक्सीन की बात की जाए तो लगभग वैक्सीन का जो वैक्सीन बनती है उसके प्रोडक्शन का काम होता है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो हमारे पुणे में अवस्थित है यहाँ पर ही बनाई जाती है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है वो भी हमारे यहाँ पर ही बनाई जा रही हैं। जैसे ही उसके ट्रायल सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद में जो है उसका वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें भी जो है प्रधानमंत्री ने रखी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए जो है भारत हमेशा से ही कहता रहा है। इस बार जो है हमने और अच्छे तरीके से हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता हमें मिले इसके लिए प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। और निश्चित ही एक समय ऐसा आएगा दोस्तों जब हमें संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य भी चुन लिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता क्या होती है, परमानेंट मेंबरशिप क्या होती है। तो अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में हमसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र 2020 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र मना रहा है 75वीं वर्षगांठ। आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी और संयुक्त राष्ट्र के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन देशों का नाम भी जो है आपको बताना है कमेंट में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है इसका अतिरिक्त प्रभार जो है पिछले दिनों किसे दिया गया है। तो दोस्तों पिछले दिनों हमारे जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक हैं यानी डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं एस देसवाल जी, इन्हें जो है आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार यानी एडिशनल चार्ज दिया गया है। दोस्तों हुआ ये है पिछले दिनों कि एनएसजी के जो पिछले महानिदेशक थे AK सिंह जी, इनका 30 सितंबर को जो है कार्यकाल समाप्त हो गया। और कार्यकाल समाप्त होने के पहले जो है वो पद रिक्त नहीं रहना चाहिए, इसलिए जो है SS देसवाल जी को अतिरिक्त प्रभार उसका दे दिया गया। और बहुत जल्द ही जो है आपको ये न्यूज़ सुनने में भी मिलेगी कि NSG का परमानेंट महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो वो हम अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में वो सारी चीज़ें देख लेंगे। NSG की बात करें दोस्तों तो NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहा जाता है, वर्ष 1984 में हमारी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उस समय का, उनके द्वारा भारतीय ज़मीन पर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल यानी कि फेडरल कॉन्टिजेंसी फोर्स जो है ये बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके उपरांत अगस्त 1986 में भारतीय जो हमारी संसद है यहाँ पर एक बिल पेश किया गया और हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने 22 सितंबर 1986 को इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। मतलब कि इसे मंजूरी दे दी, मंजूरी इस बात की दे दी कि हाँ अब जो ये फोर्स है इसका गठन जो है अब किया जा सकता है। और इस प्रकार से NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है ये औपचारिक रूप से अस्तित्व में आई। दोस्तों जो NSG के कमांडो होते हैं इनके लिए एक बात बोली जाती है कि ये एक शून्य त्रुटि बल है। मतलब इनके पास जो है इनके अंडर में गलती करने की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है, इनसे गलती होती ही नहीं है, इतना परफेक्शन रहता है इनके अंदर में। कभी भी ये अपने ऑपरेशंस में किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं करते हैं। किसी भी हिस्से में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ बल है। 2008 में जो हमारे यहाँ आतंकी हमला हुआ था उसमें भी NSG की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे बहुत सारे मेजर ऑपरेशंस जो हैं हमारे NSG ने किए हैं और हमेशा ही जो है सक्सेसफुली उस ऑपरेशन को पूरा कर लिया है। NSG के जो जवान होते हैं दोस्तों ये काले कपड़े पहनते हैं जिसके कारण इन्हें ब्लैक कैट भी कहा जाता है। और जो इनकी कपड़े होते हैं उसमें ब्लैक कैट की जो है फोटो या इमेज भी बनी होती है। NSG का मोटो याद रखिएगा, NSG का मोटो होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। प्रश्न में पूछा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी NSG का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, तो ये दिया गया SS देसवाल जी को। अगला प्रश्न है हमारा सैयदा अनवर तैमूर जिनका पिछले दिनों निधन हो गया किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो दोस्तों पिछले दिनों असम की पहली
और असम की ही एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवर तैमूर जो हैं, इनका निधन हो गया। 1972 में अपने पहले चुनाव से शुरुआत के बाद 4 बार ये कांग्रेस की विधायक रही हैं असम असेंबली में। मुख्यमंत्री बनने से पहले इन्होंने शिक्षा जैसे विभागों में अपने जो है संचालन किया था, सेवाएं दी थी। 6 दिसंबर 1980 से लेकर के 30 जून 1981 तक इन्होंने असम के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। तो हमारा जो प्रश्न है कि पिछले दिनों सैयदा अनवर तैमूर जिनका निधन हो गया, ये किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो ये थी बी, असम की। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपसे अवश्य ही पूछ सकता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे। और वैश्विक स्तर पर मनाया जाने वाला वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है, इसे मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यटन की ओर आकर्षित हों। पर्यटन एक बहुत बड़ा माध्यम है दोस्तों। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी ही जो है वो पर्यटन पर बेस्ड है, जैसे मालदीव हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कम्प्लीटली पर्यटन पर बेस्ड है, मतलब उनकी इकोनॉमी कम्प्लीटली पर्यटन से ही चल रही है। आज आप देख रहे हैं बहुत सारे देश जो हैं ये घाटे की ओर, इनकी इकोनॉमी जो है ये कोलैप्स कर गई है। तो ये जो जिनकी इकोनॉमी कम्प्लीटली पर्यटन पर बेस्ड थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आए हैं। आप देख रहे हैं मालदीव जो है, मालदीव ने हमारे जो मालदीव के प्रधानमंत्री उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री से लोन भी लिया हुआ है। दरअसल दोस्तों कोविड-19 महामारी जो है इसकी वजह से कहीं भी कोई जा ही नहीं रहा है, कोई पर्यटन का कोई साधन शुरू ही नहीं है, इंसान जाना भी नहीं चाहता। खुल भी गए हैं लेकिन अभी भी जब तक वैक्सीन नहीं बन गई है तब तक आदमी के अंदर वो फेयर बना हुआ है, और जैसे ही ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी तो इन सारे क्षेत्रों में भी नॉर्मलाइजेशन हमें देखने को मिलने वाला है। तो हमारा जो प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। अगला प्रश्न है हमारा, एडीबी ने किस राज्य को $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? दोस्तों पिछले दिनों एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इनके द्वारा राजस्थान को $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी गई। इस राशि को कहाँ उपयोग किया जाएगा? तो राजस्थान में माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं वहाँ पर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई और वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में हमसे पूछा है एडीबी ने किस राज्य को $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो ये दी है बी, राजस्थान को। अगला प्रश्न है हमारा, मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों मानवाधिकार संगठन जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में अवस्थित है। ये पिछले दिनों चर्चा में क्यों था दोस्तों? तो चर्चा में इसलिए था क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंडिया में अपने सारे ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। और बंद क्यों किया है इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आपको हमारे चैनल पर वो सेपरेट वीडियो मिल जाएगा कि क्या कारण रहे हैं, आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उन्हें फ्रीज कर दिया, क्या वजह रही। इन सारी बातों को डिस्कशन जो है मैंने उस वीडियो में किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। मैंने आपसे प्रश्न में पूछा है कि मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है सी, लंदन में। अगला प्रश्न है हमारा कि पीडी वाघेला को किस संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? दोस्तों पिछले दिनों कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है इनके द्वारा पीडी वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्राई है, इनका अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके पहले आर एस शर्मा जो थे ये ट्राई के अध्यक्ष थे। ट्राई का फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। तो ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में जिसे बोलते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर हमें नई दिल्ली में मिलेगा। तो हमारा जो प्रश्न है पीडी वाघेला को किस संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डी, ट्राई का यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
अगला प्रश्न है हमारा, यूएनडीपी ने किस भारतीय अभिनेता को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया। दोस्तों पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेता जिनका नाम आपने हमेशा ही सुना है, लॉकडाउन के दौरान आपने इनका नाम बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं, अभिनेता हैं एक, इनका नाम है सोनू सूद। ये जो हैं इन्हें वर्चुअल सेरेमनी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोनू सूद को ये पुरस्कार दोस्तों बिना किसी स्वार्थ के हजारों प्रवासियों की मदद करने, विदेशों में फंसे भारतीय छात्रों की भारत आने में मदद करने, इसके अलावा छोटे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने जैसे सराहनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है। यूएनडीपी यानी जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क सिटी में है। कंफ्यूज आप कहाँ पर हो जाओगे, यूएनडीपी में और यूएनईपी में। यूएनडीपी जो है इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूएनईपी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर आपको केन्या की राजधानी नैरोबी में मिलेगा। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है यूएनडीपी ने किस भारतीय अभिनेता को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है, तो ये किया है बी, सोनू सूद को। अगला प्रश्न है हमारा, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों लता मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो वार्षिक तौर पर महाराष्ट्र की सरकार द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। इस बार महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायिका यानी जो प्लेबैक सिंगर होती हैं इनका नाम है उषा मंगेशकर जी, इन्हें जो है वर्ष 2020-21 के लिए गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार में दोस्तों 5 लाख रुपए की नगद राशि और प्रमाण पत्र के साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है ए, उषा मंगेशकर जी को। अगला प्रश्न है हमारा, मौसिक माइक्रो प्रोसेसर का विकास जो है ये किस आईआईटी द्वारा किया गया है, यानी किस आईआईटी ने जो है इस माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया है। तो पिछले दिनों दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण जो होते हैं, इक्विपमेंट जो होते हैं, इनके लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक को जो है डेवलप किया है। हमारे देश में शक्ति माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम के तहत विकसित की जा रही जो 6 कंप्यूटर चिप हैं, इनमें से ये तीसरी चिप होगी। दोस्तों हमारे देश में शक्ति माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम एक बनाया गया। इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जा रहा है कि हम अपने देश में ही अपने देश के जो रिसोर्स होते हैं उन्हीं रिसोर्सेज की मदद से जो है माइक्रो प्रोसेसर्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमने टारगेट रखा है कि हमें 6 कंप्यूटर चिप जो हैं ये बनाना है। 6 में से जो है ये तीसरी चिप है। ये एक मल्टीपर्पज़ चिप है जिसका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सर्विलांस कैमरा, सेफ लॉक, पर्सनल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम और इंटरनेट को बूस्टअप करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न है कि मौसिक माइक्रो प्रोसेसर किस आईआईटी ने डेवलप किया है, ये किया है डी, आईआईटी मद्रास ने। 2 और चिप जो हैं जो बन चुकी हैं उनका नाम भी याद रखिएगा। एक का नाम है राइस क्रीक और दूसरी का नाम है रीमो और तीसरी कौन सी है, तीसरी है मौसिक। तो इन तीनों का नाम ही हमें याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ ले कि राइस क्रीक क्या है और उसमें आपको एक ऑप्शन रहेगा माइक्रो प्रोसेसर। तो ये कंप्यूटर खंड से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न मैं लेकर के आया था आपके लिए। अगला प्रश्न है हमारा, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों नाबार्ड जो है इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। चर्चा में क्यों था नाबार्ड पिछले दिनों, तो चर्चा में इसलिए था दोस्तों क्योंकि नाबार्ड द्वारा कर्नाटक में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया गया। कर्नाटक में जो 1 लाख ग्रामीण आबादी कवर करने वाले 2000 गाँव हैं, इनको वॉश एक टैग दिया गया है। वॉश मतलब हो गया वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन। इस पर बेस्ड जो साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छ साक्षरता अभियान शुरू किया गया। तो हमारा जो प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी
1982 में। नाबार्ड क्या करता है दोस्तों, नाबार्ड का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने अपने 1 तारीख के करंट अफेयर्स की वीडियो में बताई हुई है, 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की वीडियो में, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि हमारा रिवीजन का वीडियो है ये, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ। थोड़ा सा इसमें हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। जो हमारे डेली रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। जो नया स्टूडेंट आया है और मेरा ये वीडियो देख रहा है, उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो जा करके मेरा 1 अक्टूबर का वीडियो देख सकते हैं। नाबार्ड क्या होता है, नाबार्ड की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या करती है नाबार्ड, ये सारी चीज़ें जो है मैंने उसमें बताई हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, जिमेक्स भारत और किस देश के मध्य आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। दोस्तों, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF और भारतीय नौसेना के बीच भारत जापान द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिमेक्स का 3 दिवसीय आयोजन जो है ये शुरू किया जा चुका है पिछले दिनों। इस अभ्यास के दौरान जापान और भारत के जहाज़ों, पनडुब्बियों, सर्विलांस हेलोस और एयरक्राफ्ट जो हैं इन्हें इसमें शामिल किया गया है। जनवरी 2012 में समुद्री सुरक्षा पर सहयोग पर विशेष ध्यान देने के लिए भारत जो है इसने जापान के साथ में जिमेक्स श्रृंखलाओं की शुरुआत की थी। अक्टूबर 2018 में सबसे लास्ट वाला हुआ था विशाखापट्टनम में, इसे भी आप याद रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक नौसैनिक अभ्यास किया है दोस्तों, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रश्न में हमसे पूछा है जिमेक्स भारत और किस देश के मध्य आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास है, तो ये है भारत और जापान के बीच। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे या अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है फाइंडिंग द वर्ड फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। तो हमारा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है बी, 30 सितंबर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित करके प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विश्व भर में दोस्तों शांति स्थापित करने के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया था। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति को बढ़ावा देने के महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए बापू की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सी, 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों, दक्षिण पूर्व रेलवे यानी साउथ ईस्ट रेलवे जो है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ये रेलवे जोन पिछले दिनों चर्चा में इसलिए आया क्योंकि पिछले दिनों दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली का पायलट संस्करण शुरू किया गया था। अब ये ऑपरेशन मेरी सहेली क्या है, तो 2 अक्टूबर का जो मेरा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है उसमें मैंने विस्तार से बताया हुआ है कि ऑपरेशन मेरी सहेली जो है इसके तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है या फिर रेलवे जो है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है। तो हमारा जो प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों, पिछले दिनों हमारे युवा एवं खेल मामलों के जो राज्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने राज्य दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है यहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण यानी जो हमारा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके द्वारा जारी किया गया जो है नया लोगो जारी किया गया है। इस नए लोगो में एक फ्लाइंग फिगर है दोस्तों, जो साई में जो खिलाड़ी हैं ये अपने करियर में छलांग लगाने की स्वतंत्रता जो है इनकी, इसको दर्शाता है ये लोगो। स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। और भारतीय खेल प्राधिकरण देश में खेलों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में विशेष उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, इनको प्रशिक्षित करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। 1982 में दोस्तों हमारे यहाँ एशियाई खेल हुए थे, तो जो एशियाई खेल हुए थे इसको मैनेज करने के लिए क्या किया गया था, SAI की स्थापना की गई थी। इसके बाद में 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना जो है इसको आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई थी। तो हमारा जो प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1984 में। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, पिछले दिनों हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने CSIR
इसके स्थापना दिवस पर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2020 की घोषणा की है। इस बार 14 भारतीय वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों 7 कैटेगरी होती हैं जिसमें ये अवार्ड दिया जाता है। ये कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं और CSIR मतलब कि जो हमारा जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, ये क्या होता है, शांति स्वरूप भटनागर कौन थे, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने अपने 2 तारीख की वीडियो में बताई हुई है। क्योंकि हमारा वीडियो दोस्तों देख रहे हैं आप बहुत लंबा हो रहा है। अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा बताने लग जाऊँगा इसके बारे में तो हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर आप नहीं जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में तो मेरा 2 तारीख का वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने सारी ही चीज़ें जो है बहुत अच्छे से बताई हुई है। प्रश्न में पूछा है कि इनमें से किस श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, तो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, तीनों में ही दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी, महासागर, वायुमंडल, ग्रह विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सकीय विज्ञान और शारीरिक विज्ञान की श्रेणियों में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न में हमसे पूछा है इनमें से किस श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया। पिछले दिनों दोस्तों उड़ीसा के बालासोर से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रायोगिक परीक्षण किया गया है। हम दोस्तों कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में ये सुनते रहते हैं कि अभी रिसेंटली हमने इस टैंक का सफल परीक्षण किया, हमने रिसेंटली इस ड्रोन का सफल परीक्षण किया, इसके बाद में हमने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये सारी चीज़ें हम बार बार सुनते रहते हैं। एक्चुअल में होता ये है दोस्तों कि हमारी जो DRDO है, DRDO जो है ये हमारी तीनों सेनाओं के लिए जो है इक्विपमेंट बनाती है, मिलिट्री इक्विपमेंट बनाती है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल की अभी तक मारक क्षमता जो थी वो 290 किलोमीटर की थी। हमेशा जब हम परीक्षण करते हैं तो परीक्षण करने का हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम उसमें और कोई नए फीचर ऐड करने वाले हैं। तो ऐसा ही इस बार भी हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर से बढ़ा करके 400 किलोमीटर कर दी गई है। तो ये इसमें एक नया फीचर ऐड हो गया है। इसी तरह जो है आप जो है बीच बीच में देखते रहते हैं कि कुछ सफल परीक्षण किए गए, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि उसमें जो है कुछ नया फीचर ऐड हुआ है और उस नए फीचर के बारे में आप जान लीजिए। कथन या कारण के तौर पर आपसे ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछ सकता है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है हमसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया, तो ये किया गया बी, बालासोर से। अगला प्रश्न है हमारा, वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का दिवस जो है हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ष 2020 वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 30वीं वर्षगांठ भी है दोस्तों। इस दिन उन वृद्ध व्यक्तियों को याद किया जाता है जिन्होंने समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही इस दिन उम्र बढ़ने पर आने वाली जो चुनौतियां होती हैं और जो अवसर होते हैं इनके बारे में लोगों को जागरूक करना है, लोगों के बीच में जागरूकता को बढ़ाना है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चंस और यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीकली करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।